जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंशियंट डायनेस्टी के बारे में। एंशियंट इंडिया हिस्ट्री में एंशियंट डायनेस्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। 3 या 4 डायनेस्टी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले मगध पे देखते हैं कौन कौन से एम्पायर ने रूल किया। सबसे पहले है एपिक के अनुसार, एपिक महाभारत के अनुसार बृहद्रथ डायनेस्टी ने सबसे पहले जब मगध पर शासन किया था। उसके बाद अलग सोर्सेज से हमें पता चलता है कि हर एक डायनेस्टी, दूसरे नंबर पे ये डायनेस्टी है जिसने रूल किया आपको मगध पर। देखते हैं आज हम लोग हर एक डायनेस्टी के बारे में और समझने का प्रयास करते हैं। बिंबिसार थे इस डायनेस्टी के फाउंडर थे और किनके बेटे थे? भट्टिय, इनके बेटे थे। बिंबिसार को श्रोनिक भी बोला जाता है। ये 558 बीसी में इनकी पैदाइश हुई थी और डाइड हुए यानी मृत्यु हुई इनकी 491 बीसी में। मगध पर ये इतने समय तक ये राज कर रहे थे। आप देख सकते हैं बिंबिसार को। ध्यान रखिएगा, बिंदुसार अलग है, बिंबिसार अलग है। ये कंटेम्परेरी थे। ये सवाल पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये सवाल पूछा हुआ गौतम बुद्ध के कंटेम्परेरी यानी वर्तमान में उनके समय में कौन थे? तो बिंबिसार थे। ये the reign of this dynasty probably began in the middle of the 6th century। आगे चलते हैं। कैपिटल इनका कहाँ था इस समय? इनका गिरिराज या राजगिरी बोलिए, है ना। ये गिरिव्रज होगा या राजगिरी होगा, है ना। राजगिरी में इनका कैपिटल था, इनके साम्राज्य मगध साम्राज्य का। बाद में इसे पाटलिपुत्र, उदयन ने इसे पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया था, लेकिन उदयन ने किया था पाटलिपुत्र में। बिंबिसार के लिए कहा जाता है कि इनका किंगडम कॉन्क्वेस्ट यानी युद्ध जीत करके और मैट्रिमोनियन यानी शादी विवाह के माध्यम से इन्होंने अपने किंगडम का विस्तार किया। इन्होंने शादी किया राजकुमारियां से। कौशल की राजकुमारी, लिच्छवी की राजकुमारी, मद्रा की राजकुमारी से शादी करके अपने साम्राज्य को और बढ़ाया। बिंबिसार ने अंग को जीता, काशी को दहेज में प्राप्त किया। अंग को जीता, काशी को दहेज में प्राप्त किया, है ना। किससे? कौशल राजा से प्राप्त किया था काशी को एज ए दहेज के तौर पे। वो पहले इंडियन राजा हैं जिन्होंने रेगुलर आर्मी रखी, बिंबिसार ने। ध्यान रखिएगा, ये सब छोटे छोटे फैक्ट है। इनके बाद आते हैं अजातशत्रु, बिंबिसार के बेटे हैं। इन्होंने थ्रोन को, सत्ता को सीज करने के लिए अपने पिता की हत्या की और इन्हें कुणिक कहा जाता है। याद रखिएगा, उधर श्रोनिक था ना बिंबिसार के लिए, इधर कुणिक कहा जाता है अजातशत्रु के लिए, है ना। ये रूल किया इन्होंने मगध पर। इतना ये इनका टाइमलाइन है। अजातशत्रु गौतम बुद्ध और महावीर दोनों के वर्तमान मतलब उस समय मौजूद थे जब ये दोनों लोग थे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। गौतम बुद्ध और महावीर के टाइम में कौन से राजा राज करते थे मगध पर? तो अजातशत्रु। अजातशत्रु बुद्धिज्म के रक्षक थे और जैन धर्म को भी मानते थे। इसीलिए ध्यान होगा कि जब आप लोग बुद्धिज्म वाले वीडियो को देखे होंगे तो बुद्धिस्ट काउंसिल में सबसे पहला जो मीटिंग बुलाया गया था वो आपका अजातशत्रु के द्वारा ही बुलाया गया था, याद रखिएगा। अजातशत्रु को काशी पे इनका पूरा नियंत्रण था। वज्जी को भी इन्होंने जीता। 16 साल तक वज्जी को भी अपने नियंत्रण में रखा। After adding Kashi and Vajji to Magad, Haryak dynasty became most powerful empire in Ganga Valley। मतलब मगध का कोई सानी नहीं था इस समय तक। उसके बाद आते हैं, समय आता है उदयन का। अजातशत्रु के बेटे हैं। उदयन ने टाइमलाइन देख सकते हैं, इतने से इतने तक में उन्होंने शासन किया। पाटलिपुत्र की नींव रखने वाले और स्थापना करने वाले उदयन थे। ध्यान रखिएगा, ये छोटे छोटे फैक्ट हैं। उदयन ने मगध का कैपिटल को शिफ्ट किया था राजगृह से पाटलिपुत्र, नगर भी बसाया और कैपिटल भी शिफ्ट किया। उदयन के बाद बहुत सारे कमजोर शासक आए। अनिरुद्ध आया, मुंडा आया, नागदशक आया, बहुत सारे कमजोर शासक आए। नागदशक भी कमजोर शासक सिद्ध हुए। नागदशक लास्ट रूलर थे हर्यक डायनेस्टी के। उन्हें उखाड़ फेंका गया। उन्हीं के अमात्य शिशुनाग ने उन्हें उखाड़ फेंका और उन्हें मगध की राजा के तौर पर लोगों ने चुनाव भी किया था। बहुत लोकप्रिय नहीं थे नागदशक, ध्यान रखिएगा। शिशुनाग लेड द फाउंडेशन ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी और यहीं पर हर्यक डायनेस्टी का अंत होता है। ध्यान रखिएगा। देखिए शिशुनाग डायनेस्टी का, आप देखें ये दायरा है शिशुनाग डायनेस्टी का, ये स्पेशली ये दायरा है
और उसके बाद ये कॉन्क्वेस्ट वाला दायरा है, लेकिन ये दायरे में आपको शिशुनाग डायनेस्टी मगध पे रूल करती थी। शिशुनाग वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, उन्हीं के नाम पे शिशुनाग डायनेस्टी पड़ा। उन्होंने नागदशक की हत्या की थी, जो कि हरेक डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। शिशुनाग के बाद सक्सीड किया, उनकी जगह पे आए कालाशोक। कालाशोक के समय याद करिए बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुआ था मेरे ख्याल से। ड्यूरिंग कालाशोक पाटलिपुत्र बिकेम द कैपिटल ऑफ मगध। इन पुराणों में मेंशन किया गया है, कालाशोक के लिए पुराणों में मेंशन किया गया काकवर्ण, ध्यान रखिएगा। एंड इन श्रीलंकन टेक्स्ट ही इज मेंशन्ड एज कालाशोक, ध्यान दीजिएगा। पुराणों में मेंशन किया गया है काकवर्ण और श्रीलंकन टेक्स्ट में कालाशोक। तो ये छोटे फैक्ट है, पूछता है। कालाशोक के समय में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, बुद्धिस्ट वाले आपने वीडियो में देखा होगा, मेरे बुद्धिस्ट काउंसिल वाले, जैनिज्म और बुद्धिस्ट जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें आप लोगों ने देखा होगा काउंसिल के बारे में। तो इस समय प्रेसिडेंट जो थे, जिनके अंडर में हुआ था सबकामी बौद्ध संत थे, राजा कालाशोक के समय हुआ। इसी में लास्ट रूलर जो हुए शिशुनाग डायनेस्टी के, वे 10 सन्स ऑफ कालाशोक, जो आते चले गए लेकिन वो सक्षम नहीं थे उतना। उसमें एक थे नंदीवर्धन, जो पुराणों में बताया जाता है कि उनमें से एक थे नंदीवर्धन। द पुराण लिस्ट नंदीवर्धन एज द 9th शिशुनाग किंग, 9वें राजा हुए नंदीवर्धन, और उनके पुत्र हुए महानंदिन एज द 10th एंड द लास्ट शिशुनाग किंग। महानंदिन लास्ट हुए पुराण के अनुसार, और महानंदिन को was killed by the legitimate son from a शूद्र वाइफ महापद्मन ने उनकी हत्या की, महानंदिन का, और महापद्मनंद आपको सत्ता में काबिज हुए। देखिए किस तरह से बदलते जा रहा है। हम लोगों ने हरेक देखा, फिर शिशुनाग डायनेस्टी देखा, अब उस हत्या करके नंद एम्पायर की स्थापना हो रही है। महापद्मनंद was the first ruler of नंद डायनेस्टी। सेवरल थ्योरीज है कि महापद्मनंद का जन्म कैसे हुआ। पुराण थ्योरी कहता है कि महापद्मनंद was the son of नंदीवर्धन एंड द शूद्रा वुमेन, कहा तो जाता है। अब इसमें क्या सच्चाई है, ये यहाँ बहुत क्वेश्चन पेपर सेट करने वाले यहाँ नहीं आते हैं, इस एरिया में नहीं जाते हैं। महापद्मनंद को उग्रसेन भी कहा जाता है। ये पूछता है महापद्मनंद को उग्रसेन क्यों कहा जाता है, क्योंकि लार्ज आर्मी इन्होंने रखा था। द नंदास वर द फर्स्ट नॉन क्षत्रिय, क्लियर है कि क्षत्रिय तो नहीं थे ये लोग जिन्होंने राज किया। इन्होंने एम्पायर बनाया था, अभी तक डायनेस्टी थी लेकिन अब ये एम्पायर है। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी एरिया को इन्होंने अपने अंडर में रखा है। तो अब ये डायनेस्टी ना होकर के ये पूरा एम्पायर है। और जरा सा देखिए इनके पास कितनी स्टैंडिंग आर्मी थी। 2 लाख इन्फेंट्री, 20,000, कहीं कहीं बोला जाता है 80,000 तक कैवलरी, 2,000 वॉर चैरियट, 3,000 एलिफेंट, मतलब इतनी बड़ी तादाद थी कि ये दृश्य को देखिए, बैटल ऑफ हडेप्सिस का है। झेलम नदी पर जो अलेक्जेंडर का किंग पोरस के साथ जो युद्ध हुआ था उसका दृश्य है, उसका व्यू है। क्यों नहीं बियास नदी को अलेक्जेंडर पार करके भारत में अंदर तक आ गया, मगध पे क्यों नहीं कब्जा किया? क्योंकि मगध के पास इतनी बड़ी सेना थी उस समय नंद एम्पायर के पास कि अलेक्जेंडर इतना हिम्मत कर ही नहीं पाया, ध्यान रखिएगा। इसीलिए अलेक्जेंडर ने बियास नदी के ही तट से वापस जाना ज्यादा बेहतर समझा, बजाय इसके कि वो बियास नदी पार करके सीधा हेड ऑन आपको बैटल कर सके, आपको नंद एम्पायर के साथ जो इतनी बड़ी आर्मी रखी थी। तो अलेक्जेंडर तो वापस चले जाते हैं बेबीलोन। उसके बाद आपको नंद एम्पायर के बाद शुरू होता है आपका मौर्यन एम्पायर। उसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।